के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और अपने घरों से जुड़ रहे मेरे पैनलिस्ट साथियों का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ये तय करते हैं कि किस मुद्दे पर बहस होगी और दर्शक ही अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आज पब्लिक का मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी स्नेहा मिश्रा ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक शर्मा दिल्ली से, सुशील शर्मा गाजियाबाद से, अभय सिंह पुणे से। इन चारों से हम बात करेंगे और उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करेंगे जब बहस की दशा और दिशा को और धार दे रहा हूं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा विषय आपने चुना है। विषय कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी में भी एक बहुत बड़ी बात हुई जब पूरे देश में कोरोना की केस कम हो रहे थे, लोग घरों में थे, आंशिक तौर पर बाजार खोले जा रहे थे, तब सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी वाले राज्य केरल में बकरी ईद के लिए बाजार खोल दिए गए। केरल में कोरोना के नए कहर का जिम्मेदार कौन है? क्या बकरी ईद का ये खोला गया लॉकडाउन जिम्मेदार नहीं है? जिसी पर बहस होगी। 70% लोगों ने वोट देकर इसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। अब मैं तफसील से बता दूं हुआ क्या। हुआ ये कि बकरी ईद आई और केरल में मुस्लिम तुष्टिकरण लेफ्ट पार्टियां करती रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में उनको लगा कि भाई बकरी ईद आ रहा है, इसीलिए बकरी ईद में लोगों को छूट दी जाए, वो बाहर निकले। हालांकि कई बातें कह गई, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, बाकी सब चीजें होगी, अब जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, मास्क लगाना होगा। लेकिन अगर भीड़ बेकाबू हो जाए, अगर एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो जाए तो क्या महामारी को संक्रमित किया जा सकता है? एक ऐसे वक्त जब केरल में तीसरी लहर दस्तक दे रही है, केरल सरकार का फैसला कितना उचित है। आज आप देखिए आंकड़ों के हिसाब से अब केरल में पूरे देश के 50% कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े हैं। क्या केरल सरकार ने गलती की, हाँ या नहीं? इसी पर बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या गलतियां हुई केरल सरकार से। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना का नया कहर तेजी से बढ़ रहा है। चिंता की बात यह है कि देश भर के मामलों में अकेले केरल से ही 50% मामले आ रहे हैं। नाजुक हालात को भांपते हुए केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय टीम केरल भेजी है, जबकि बीजेपी ने केरल में बढ़ रहे कोरोना के केस को लेकर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बीजेपी को छोड़कर जो केरल के इस परिस्थिति पर चिंता व्यक्त करे और जो केरल को और हमारे तथाकथित लिबरल पॉलिटिशियंस को जो तुष्टीकरण की आड़ पर अपने आप को लिबरल कहते हैं उनको आईना दिखाने का काम करे। केरल में पिछले 20 दिनों में सबसे ज्यादा केस 24 घंटे के भीतर सामने आए हैं, जिसके बाद केरल में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। फर्स्ट फेज के लिए केरला अच्छे कम कर दिया, अभी सेकेंड वेव के लिए एवरीथिंग कोलैप्स। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद और कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों पर कोरोना काल के दौरान गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन केरल सरकार ने लॉकडाउन में बकरीद के मौके पर 3 दिन की छूट दे डाली। इसे बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा सकता है। जो 3.5 लाख केसेस हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक्टिव केसेस में 37%, दैट इज 1/3 केसेस केरला में है। केंद्र सरकार तीसरी लहर को रोकने के प्लान और वैक्सीन अभियान पर लगातार काम कर रही है। अब तक 45 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी दी जा चुकी है, लेकिन सफल वैक्सीन अभियान का डंका बजाने वाली केरल सरकार अपनी लापरवाही से 66% आबादी को कोरोना की गिरफ्त में ले आई है। दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों ने भी कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण हालात काबू करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन केरल सरकार अपने झूठे प्रचार में जुटी रही। देश की बहस में आज चर्चा है तो क्या माना जाए खास मौके पर छूट देना कोरोना के नए काल को बुलावा देने जैसा है? तो सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, हमारी और आपकी लापरवाही से जुड़ा हुआ है, सरकारों की वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दलों के अलग अलग आकलन के साथ जुड़ा हुआ है। जल्दी से ग्राफिक के जरिए आज का सवाल हम आपको बता देते हैं। आज का सवाल है, देखिए जल्दी से, क्योंकि महामारी हिंदू मुस्लिम धर्म देखकर हमला नहीं करती। कोई हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, क्रिश्चियन है, नहीं देखती है। क्या केरल में कोरोना के मामले तुष्टीकरण की राजनीति ने बढ़ाए? यस और नो में जवाब दे सकते हैं। आपको जवाब देने का तरीका पता है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे
ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमें 9711002266 पर एक व्हाट्सएप भेज दें। एक बड़े पहल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एम वली हैं। एम वली जाने माने फिजिशियन हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं। तहसीन पूनावाला हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन डॉक्टर वली, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। केरल सरकार का एक कदम विशुद्ध और विशुद्ध मूर्खता। देखिए, बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जो आंकड़े सामने आए हैं। अब उन आंकड़ों को जस्टिफाई करने की बहुत सी चीजें हैं, बहुत से तरीके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो वहाँ कही जा रही है कि उन्होंने टेस्ट ज्यादा किए हैं, उनका नेशनल एवरेज टेस्ट का अच्छा है, उनका टीकाकरण अच्छा है, उनकी टोटल पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। तो ज्यादा तो है ना। तो ये सब चीजें जो नजर आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक आप प्रोग्राम करते हैं तो उसका कुछ मकसद होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज हुई है ऐसी जिससे ये संख्या एकदम बढ़ गई और दिखाई दे रही है। एक चीज जो दिखाई दे रही है उसके बारे में हमको चिंतन करना है, मनन करना है, कारण का पता लगाना है, सोचना है गलती कहाँ हुई है और क्यों हुई है। और हमको याद है जब ये बकरीद का फेस्टिवल आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया था तो शायद वीकेंड था और तीसरे दिन शायद वो ऑर्डर हुआ था, तो ये लेट हो गया था उसमें भी। तो ये जो हमको इस समय हर स्टेट में हर बंदे को, हर भारतीय को इस बात का ख्याल रखना है कहीं मेरी वजह से तो ये आंकड़े ना बढ़ जा रहे हों। तो ये वहाँ केरला में जो आपने कहा है कि गड़बड़ तो हुई है, देखिए वहाँ वैक्सीनेशन अच्छा है, ये बात अलग बात है। अब मेरी जो बात है, बहुत मैं ईमानदारी से विश्लेषण करता हूँ हर चीज का, अनबाइस्ड जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि लगातार पिछले 3 दिनों से केसेस बढ़े हैं। तो हमको एकजुट होके विदाउट पॉलिटिक्स ये देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई। ये ईद का त्योहार हम इसको छोटी ईद कहते हैं और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। और मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा भी था कि कुर्बानी की ईद है, इसमें हमें अपनी उमंग की, अपने खर्चे की, अपनी तफरीह की, बाहर निकलने की, सैरो तफरीह की, सब चीज की कुर्बानी की प्रेरणा है। तो ये अगर इस वजह से हुआ है, जो कि पता चल जाएगा, भारत सरकार ने टीम भी भेजी है, तो वो कुर्बानी की जो एन स्पिरिट है उसके मुआफिक नहीं है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा। और आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, आप सबकी राय लेते हैं। मैं ये कहूंगा यहाँ पे स्प्रेड तो स्लोअर है लेकिन संख्या बड़ी है। केरला जैसे प्रदेश में एक बात और है सर, ये कहूंगा कि ये लार्ज संख्या बढ़ी और यही चिंता का विषय है। और यहीं से दूसरी लहर आई थी डॉक्टर वली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी लहर की शुरुआत केरल से हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले चलता हूं अवधेश कुमार जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे शानदार उदाहरण कि एक तरफ तो कांवड़ यात्रा के लिए आप पिटीशन लगा दें, लेकिन पिछले रास्ते से आप बकरी ईद में लॉकडाउन खोलना शुरू कर दें उस राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण है। पहले मैं इसका उत्तर देने के बजाय दीपक जी, केरल में जो कोरोना के आंकड़े हैं जिन जिलों में बढ़ा है उनके बारे में अगर हम समझ ले तो बाकी बातें स्पष्ट हो जाती है। मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि डॉक्टर वली साहब बहुत स्पष्ट बोलते हैं। जिस ढंग से उन्होंने मध्यम मार्गी रास्ता अपनाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सबसे ज्यादा केस मलप्पुरम में है, 70.9% मुस्लिम आबादी है। कोरोना से संक्रमित होने वालों को जो थोड़ा बहुत वहां के मीडिया से काम आ रहा है उसमें बता रहे हैं कि 75 से 80% मुसलमान वहां जो है इस समय कोरोना से संक्रमित है। दूसरी आबादी बिल्कुल कम हो रही है। कोझिकोड 32.5% मुस्लिम आबादी है। कोरोना से संक्रमित होने वाले करीब 70% के आसपास वहां आ रहे हैं। त्रिशूर जहां 17.9% मुस्लिम आबादी है, कोरोना से संक्रमित होने वाले 60-65% के लोग वहां आ रहे हैं। वायनाड 28.65% आपका सोर्स क्या है? आपका सोर्स क्या है? आपके आंकड़े गलत हैं। आप देश जी जरा सोर्स बताइए मुझे। आप मैंने सोर्स भी बता दूंगा विवेक जी सोर्स भी बता दूंगा। आप फैक्ट बता दीजिए। मैंने भैया
अरे भाई आप कैसे गलत करा दो, बोलने तो दो विवेक जी। आप जानते हो, मेरे को पहले जानते आप हो, गलत तो कह रहे हैं, बगैर आपके तथ्यों की- आंकड़े थोड़े अरे गलत हैं। सुनो ना यार, आप सुनते क्यों नहीं? बगैर तथ्यों की जांच किए मैं एक शब्द कभी टीवी पर नहीं बोलता अपने जीवन में। अगर फैक्ट गलत होते तो आप लोगों ने मेरा गला कब कर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। वायनाड में आप सुने आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता अच्छा हूँ। बोलने दीजिए, इज्जत बाद में कर लीजिएगा। मुझे बोलने सिर्फ देने में उनको सोर्स इज्जत ऑफ डेटा दीजिए। तो बताइए जरा। बात तो बोलने देने में उनको इज्जत दीजिए। नहीं अच्छा, मैंने एक ही चीज पूछी है, डेटा कहाँ से लाए हो? अरे भाई ये तो डेटा कहाँ से लाए हैं आप, ये बता दीजिए सर। मुस्लिम, अरे सुनिए ना, कासरगोड में 37.24% मुस्लिम आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जिन लोगों ने इस समय वहां आप इन्फेक्शन का डेटा कहाँ से लाए? अरे आप सुनिए ना, पॉजिटिव रेट का डेटा किस सोर्स से लाए, बताइए ना अरे सर। भाई बहुत सारे लोगों ने जो जिला में काम किया है, अलग अलग संगठनों ने, उन्होंने जुटाने की कोशिश आपका की है। डेटा गलत है। कितने लोग आ रहे हैं, आपका डेटा गलत है। कितने लोग आ रहे हैं, उनके रिलीजन क्या है? अरे उनको मुसलमान हमारे भाई हैं यार, उनको मरने दोगे क्या? अब बीच में ये टोक-टोक ऐसे के देखिए, राजनीति से हम कर हवाई रहे हो। किले की बात नेशनल टीवी पे ना करें। नहीं है, सुन लो आप। ये दीपक जी ये बात बार-बार टोकेंगे तो मैं मैं इनको आपको बोलने टोक नहीं रहा, दूंगा। आप ये सोर्स विवेक बता नहीं पा श्रीवास्तव का रहे। ये तरीका ठीक आप नहीं है। सोर्स बता ये दीजिए सर, तरीका- मेरा एक ही छोटा विवेक सवाल है। श्रीवास्तव- नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, Infected शांति से बात लोगों सुन का लीजिए। डेटा आप वैसे कहाँ भी से शो लाए? में सबसे ज्यादा आप बोलते हैं, वैसे भी शो में सबसे ज्यादा आप बोलते हैं। कंक्लूड करिए, बीच में मत टोकिए। कंक्लूड करिए अवधेश कुमार जी, कंक्लूड करिए। विवेक जी शांत हो मैं- जाइए मैं- प्लीज। मैं किसी को ऑडियो कम करना नहीं चाहता। अवधेश जी देखिए दीपक जी, कुछ मायनों में हमारे भारत से ज्यादा दुर्भाग्यशाली देश कोई है ही नहीं। देश महामारी से तबाह हो जाए, समाज मजहबी कट्टरवाद की भेंट चढ़ता रहे, मजहब के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ता रहे, लेकिन सेकुलरिज्म की नींद की गोली ऐसी है कि अगर इसमें मुस्लिम कारक हो तो हम आंखें मूंद लेते हैं। अरे वो हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, उनका कल्याण इसी में है कि कुछ भूलें हो रही हैं तो बोलो। अब बहुमत का वोट है। अब इस बार जो वहां के एलडीएफ सरकार विवेक श्रीवास्तव की जीती है, उसका मानना यह है कि मुसलमानों के बड़े वर्ग ने यूडीएफ के बजाय हमको वोट दिया है, इसलिए उन्होंने बकरीद पर ढील दे ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुचित है, संक्रमण बढ़ेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। मुझे अब क्या बोलूं सुप्रीम कोर्ट पर? कांवड़ यात्रा पर तो स्पष्ट फैसला आता है, इस पर स्पष्ट फैसला नहीं आता है। मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो मानते थे कि बकरीद पर रोक लगनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। बकरीद अब आप शब्द रिपीट कोर्ट कर रहे हैं। ने मैं यूज विवेक नहीं श्रीवास्तव के बाद चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, अगली बार 20% और ज्यादा मत मुसलमानों को मिलेंगे, आपको बताइए। जी अब आपने तो सुप्रीम कोर्ट को भी ठगा दिखा दिया। पहले उनके तो भी आप निर्देशों की निर्णय ले मान्यता नहीं लीजिए रखी। दीपक भाई की कम्युनिस्ट मुसलमानों के नहीं आप अरे भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदर करते हैं, लेकिन पहले आप निर्णय कर लीजिए कि कम्युनिस्ट जो है वो मुसलमानों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। कहीं तो आप मुझे ले जाते हैं, देखिए चाइना में साहब मुसलमानों के साथ एक अग्रेशन चल रहा है, तो सारे कम्युनिस्ट मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं। और आज आप चाइना में मारते हैं ना आपके, उस पर आऊंगा, उस डिस्कशन पर मैं आऊंगा। मार्क्सवाद में तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। भारत में आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में करते हैं, चाइना को छोड़कर। पूरी दुनिया जानती है। अग्रवाल साहब बता देंगे मुझे इस बात को अभी थोड़ी देर में। चलिए, अब चाइना आप इतना बढ़िया अगर चाइना है तो येचुरी साहब अगर चले गए उनके वेबिनार में तो भी आपको आपत्ति हो जाती है साहब। तो आपको आपत्तियां ही आपत्तियां हैं। अब आप सुने ध्यान से, अब उस पर भी बात करेंगे। पहले केरल निपटा लेते हैं, केरल में आप डिफेंसलेस हैं, पहले केरल निपटा लेते हैं, फिर बात करेंगे चाइना में क्यों गए आपके नेता, फिर बात करेंगे चाइना में क्यों गए आपके नेता। बिल्कुल, पहले केरल में जवाब दीजिए। जी अब जो हाँ नहीं अब आप सुने, पहले सर सुने, मैंने इसीलिए आपको कहा ना मार्क्स, मैंने इसलिए वेबिनार का नाम लिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्क्सवाद एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल इकोनॉमिक थ्योरी है। दास कैपिटल एक इकोनॉमिक पुस्तक है जिसको हम सारे मान करके अपने अपने देशों में चाहते हैं कि वहां पे सोशलिज्म आए और गरीबों को और अमीरों के बीच की जो खाई है वो कम हो, अमीर से लो गरीब को दो, ये फंडा है। उसमें धर्म की कोई जगह नहीं है, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हम नहीं मानते, हम अपने देश को मानते हैं। अरे तो फिर बकरीद पर काय को लॉकडाउन में ढील दिया? नंबर 2, बकरीद पर क्यों लॉकडाउन में ढील दिया भाई? रक्षाबंधन में भी दे दो, रक्षाबंधन में भी दे दो, रक्षाबंधन में भी हिंदू व्यापारी की हालत खराब होगी, रक्षाबंधन में भी ढील दे दो। सुनिए,
अरे हाँ हाँ, बोल दो, बिल्कुल देंगे, घोषणा आप कर सुनिए तो दो, पहले। रक्षाबंधन में भी डील दूंगा। बिल्कुल देंगे, आप सुनते जाइए। पूरे देश के अंदर सुनिए तो पहले अरे बात हाँ हाँ, पलट रहे हैं आप। रक्षाबंधन में भी दे देंगे, सुनिए आप। डंके और की मैं चोट आपके पर साथ बोलिए कि मिलकर के देगी, पटाखे भी रक्षाबंधन फोड़ूंगा, पर डील दी जिससे जाएगी। pollution बोलिए। और आप सेटिस्फाइड हो। आप सुने पहले। नहीं, हाँ तो सुन लिए। अरे भाई सुन लीजिए, इतनी उत्तेजना ठीक नहीं दीपक जी, सुनिए आप एक सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये डिसीजन एक इकोनॉमिक डिसीजन था, इसका बकरी ईद से कोई लेना देना नहीं। हमने वहां खड़े होकर के झुंड में बकरे नहीं कटवाए हैं, ना बकरी ईद में कोई इंटरेस्ट हमारा, साफ साफ टीवी पे बोल रहा हूं। हमारा इंटरेस्ट था कि कोरोना की वजह से तस्वीरें दिखाइए सर, खराब पड़ी है। तस्वीरें दिखाइए, केरला में भी क्या बहुत हालत बुरा थी हाल वहां था। की सड़कों की, वहां के दुकानदारों तस्वीरें की दिखाइए। थे। अब बोलने दीजिए सर, आप पहले रोकिए मत। सुप्रीम कोर्ट की पीठ नहीं ने नहीं, कहा बाकी कि देश में, सरकार- बाकी नहीं। देश में दुकानदारों के बुरे हाल आप नहीं सुने, है, हमने सिर्फ केरल में सिर्फ सीधे शॉपिंग के तहसील लिए पूनावाला छूट के पास दी, चलूंगा जिससे और उसके बाद दुकानदारी कंट्रोल चले। सरकार की तरफ हमने से सिर्फ चाहिए। शॉपिंग के लिए इसलिए छूट गोपाल दी, कृष्ण अग्रवाल जिससे तहसील दुकानदारी बताइए, चले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शिकायत आएगी तो मैं केरल सरकार के खिलाफ एक्शन लूंगा। क्या आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? बताइए। आप तो जाते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जाएंगे केरल सरकार के खिलाफ की गलत किया इन्होंने? देखिए केसेस बढ़ गए। जी, मैंने आपके शो पे पहले भी इस टॉपिक पर कहा है कि केरल की सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। और ये चीज़ मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मेरी मम्मी एक मुसलमान है, लेकिन ये फेस्टिवल करने की कोई ज़रूरत, इसके लिए रिलैक्सेशन देने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे दो नुकसान हुआ है। एक तो कोविड के केसेस बढ़े हैं, जो मैंने आपके शो पे पहले ही बताया था कि इससे बढ़ेंगे कोविड के केसेस। और दूसरी बात ये है कि इससे पोलराइजेशन हो चुका है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, लेफ्ट की जो राजनीति है वो सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुँचाती है। कांग्रेस एक मिडिल पार्टी है, लेफ्ट इस तरह की राजनीति करती है और भाजपा राइट की राजनीति करती है, और इन दोनों के बीच भारत पीछे जा रहा है। तो लेफ्ट से हमें दूरी बनानी है, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी से हमें दूर रहना है। दूसरी चीज, आपके शो पे आदरणीय पत्रकार जी कह रहे थे कि उनके पास डेटा है, डेटा का सोर्स विवेक जी ने उनको बिल्कुल 2004 से 9 में दूरी बनाई थी कि सरकार बना ली थी? उनकी हर इकोनॉमिक पॉलिसीज को मान लिया था? बिल्कुल नहीं बनाई थी दूरी। और उन्होंने न्यूक्लियर डील पर सरकार गिराने की 2004 में लेफ्ट से सरकार नहीं बनाई थी, कर दिया है। सोमनाथ और मैं ये चैटर्जी आपके अध्यक्ष नहीं चैनल पे थे। कहता हूँ, और मैंने ये बात सुनिए, ये बात मैं सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके चैनल पे भी कहता हूँ, ये बात मैंने सभी को कहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में। और केरल में कांग्रेस की हार की वजह आपने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया वेस्ट बंगाल में। अगर कांग्रेस को 2024 में यूनियन गवर्नमेंट बनानी है, जो मैं मानता हूं बना सकते हैं, और आदरणीय राहुल जी या प्रियंका जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो लेफ्ट से दूरी आपको बनानी होगी, क्योंकि देश लेफ्ट को रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन लेफ्ट से जितना खतरनाक राइट है। अब आपके शो पे जो पत्रकार भाई साहब है, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। विवेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास धर्म के बेस पर आंकड़े कैसा है, कितने मुसलमान कोविड से पीड़ित है? क्योंकि लव अग्रवाल, मैं उनको कोट कर रहा हूं, और आपके भी पत्रकार जाते हैं लव अग्रवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। लव अग्रवाल का स्टेटमेंट है, वी डू नॉट सेग्रीगेट डेटा ऑफ कोविड केसेस, पॉजिटिव कोविड केसेस बेस्ड ऑन रिलीजन। मतलब हम धर्म के आधार पर कोविड की 19 केसेस को आज तक सेग्रीगेट नहीं किया। ये भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है। ये पॉलिसी कब चेंज हुई? आपके आंकड़े के सोर्स आप विवेक जी और न्यूज नेशन पे बता दीजिए, क्योंकि आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और आप झूठ नहीं बोल रहे। तो आप आंकड़े बता लीजिए, वरना माफी मांगिए। मैं बोलूं दीपक जी? अवधेश जी बताइए। अवधेश जी, आंकड़े का सोर्स, ऐसा है, यहां वहां की बातें नहीं, आंकड़े बताइए कहां से आए, कितने प्रतिशत मुसलमान इन्फेक्टेड है? नहीं, ऐसा है। अब तहसीन पुलन वाला मेरी इज्जत करते हैं नहीं करते वो मेरा मायने नहीं है। सरकार का ऑफिशियल एक्सपोर्ट पर्सन मैं नहीं हूं, सरकार उसको सेग्रीगेट नहीं करेगी। लेकिन जिन लोगों ने वहां, मैं इसका सोर्स कोई गवर्नमेंट का सोर्स तो है नहीं कि आपको बता दूं, लेकिन जिन लोगों ने स्टडी किया है, 2 दिनों से मैंने संपर्क किया कि भाई ये देखो कि किसमें पढ़ रहे हैं, अगर वाकई बकरीद के नाम पर है तो थोड़े डाटा दो हमको। और मुझे मिला है कौन है वो लोग, कौन सी संस्था है, कुछ तो बोलिए। अस्पतालों में नाम देख करके कुछ लोगों ने ये देखा है कि कहां कैसे केसेज आए हैं, आप नाम है, संस्था उसमें का नाम से बता निकाला दीजिए है, जिसमें डाटा आपको है, डेटा फिर दिया है। काम किया है। नहीं, आपके पास क्या डाटा है कि नहीं है? ये आप दीपक जी, डाटा को टोक रहे हो। दीपक जी, ये सब कुछ भी नहीं है, ये आपके आंकड़े गलत हैं सर। आपके आंकड़े गलत हैं। ठीक है, मैं सीधे अग्रवाल जी के पास चलता हूं। अग्रवाल जी मुझे बताइए, केरल सरकार ने जो किया, वो कह रहे धर्म उनके लिए अफीम है, लेकिन इसी अफीम को चाट कर बार बार वो सरकार बनाते हैं। और अगर केरल में जो बकरीद पर उन्होंने किया तुष्टीकरण नहीं था तो और क्या था?
देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात कि आज हमें यह यहाँ से स्टैब्लिश होकर करना चाहिए और जाना चाहिए, सबको यहाँ पे पैनलिस्ट को एग्री होना चाहिए कि केरला इस वक्त तीसरी वेव के लिए एक एपिसेंटर बन के देश के लिए चिंता का विषय है। इस पे तो एग्री होते हैं। अब उसके बाद उसके लिए रीजन सर हम तो मान लेंगे, पहले केरला सरकार तो माने, ये लेफ्ट वाले लोग तो माने जो बकरीद पर छूट दे रहे हैं। प्रदेश में धांधली कर रखी है। नहीं सुनो, सबसे पहली बात ये है कम से कम डेटा सच्चाई से सामने आ रहा है। यूपी की नदियां भरेंगी अभी। आपने तब पूछूंगा इन्हें गोपाल कृष्ण अग्रवाल से कि क्या सच्चाई है। आज कह रहे हैं यूपी में एक दिन में 30 केस आते हैं, 40 केस आते हैं। विवेक जी सबके बीच में नहीं, प्लीज सबके बीच में नहीं, आपको पूरा मौका मिलता है। विवेक जी इतना सम्मान रखिए, कार्यक्रम का इतना सम्मान रखिए। गोपाल जी आप बोलिए। मैं उनसे प्रश्न पूछा है मैंने। हाँ, पहली बात है आज हम केरला की चिंता कर रहे हैं। केरला हमारे देश जवाब देंगे और केरला की जनता अगर रोज इतनी ज्यादा परेशान हो रही है, 22,000 से ऊपर केस आ रहे हैं। आप देखिए टोटल भारत में 4,31,000 डेटा की बात करें, मैं डेटा देता हूं गोपाल भाई, 4,31,000 केस पूरे भारत में है। उसमें आप गारंटी दीजिए कि सिर्फ 40 केस हैं। सुन लो विवेक जी, सुन लो, दूसरों की सुना करो। 1,50,000 केस केरला में है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता जिम्मेदार होंगे। अरे सुन लो, जिम्मेदार होंगे कल अगर यूपी में नदियां बह गई, भर गई लाशों से। हाँ ठीक है, क्योंकि आप 24 करोड़ यूपी के लिए तो प्रदेश की आबादी, केरला के लिए उसकी टेस्टिंग 3.5 करोड़ के केरल की टेस्टिंग के बराबर है। यूपी के लिए हम जिम्मेदार होंगे, यूपी के लिए हम केरला की टेस्टिंग और यूपी की टेस्टिंग बराबर है, परसों भी रहेंगे। अब सुन लो, आप जिम्मेदार होंगे ना। आपकी टेस्टिंग और हमारी टेस्टिंग की संख्या बराबर है। हमारे केरल की आबादी 3.5 करोड़, आपके यूपी की आबादी 24 करोड़, और आप कह रहे हैं ऑल इज वेल। और पहले की तरह जैसे अप्रैल में हुआ था फिर ऑल इज वेल होगा। में 4 लाख आप तैयार नहीं है। केरल की सरकार तैयार है, केरल की सरकार तैयार हो रही है। बहुत 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 हमारा सबसे अच्छा मुझे एक दर्शक के पास जाना है। आप एक ही आर्गुमेंट बार बार बोले जा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी आपको शांत होना पड़ेगा। आने के बाद में फिर अग्रवाल जी के पास जाऊंगा, उन्होंने अपना तर्क रखा ही नहीं है। उससे पहले स्नेह मिश्र, मेरी एक दर्शक जुड़ गई है ग्रेटर नोएडा से। स्नेह क्या कहेंगी, क्या बकरीद पर छूट दी जानी चाहिए थी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के दिन में अगर देखा जाए आज का आंकड़ा तो 43,000 लगभग नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 50% मामले सिर्फ केरल से आ रहे हैं। तो अगर ये नए मामले सामने आ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार केरल सरकार ही होगा, क्योंकि बकरीद के समय में छूट देना बिल्कुल लाजमी नहीं था। बकरीद के समय में हाँ त्योहार है, माना जा रहा है, पर कितने लोगों की जानें भी जा रही हैं, कितने नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो उस समय छूट देना, अनलॉक करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं था। फिलहाल राज्य सरकार जो है वो वीकेंड लॉकडाउन की बात कर रही है और सख्ती के साथ मामलों को कवर करने की कोशिश कर रही है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ठीक है, मैं सीधे आप ही की बात को लेकर चलता हूं अग्रवाल जी के पास। अग्रवाल जी मुझे बताइए, जान बड़ी या त्योहार, जान बड़ी या बकरीद का त्योहार? देखिए केरला ने दिखा दिया कि उनके लिए जान बड़ी से ज्यादा त्योहार बड़े हैं, क्योंकि वह वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। पहली बात है, मई में केरला में 43,000 से ऊपर केस थे, उसके बाद जून में वो घटने लगे, और उसके बाद जब घटने लगे, पूरे देश के साथ घटने लगे, तो फिर इन्होंने ईद को सुप्रीम कोर्ट की जो तकरीर है उसको भी नजरअंदाज करके ईद के समय पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए वहां पे सारे केरला में फेस्टिविटी खोल दी, और उसके कारण बढ़ने लगे। पूरे देश में 4,31,000 केस, पूरे देश में 4,31,000 एक्टिव केस है, उसमें से 1,50,000 केस केरला में है। 50% अभी एक वक्ता ने, अभी आपके श्रोता ने क्या बताया, 50% अगर केस देश में है और कंटिन्यूअसली 3 दिन से वो केस हो रहे हैं, 150 से ऊपर डेथ रोज हो रही है, पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है। डेटा तो आपके सुनने की शक्ति नहीं है ना, आप तो बस चापलूसी करते रहो और थूक के चाटते रहो, वो करते रहो, आप अफीम खा के बैठे रहो
केरला की डेटा मैं जनता को आपको सुनाता त्रासदी हूं, में डाले जा रहे डेटा हो। मैं आपको अपनी सुनाता पे हूं। खाते रहो और चाइना 24 के करोड़ तलवे के उत्तर चाटते प्रदेश रहो। में कितनी टेस्टिंग चाटते कराई है रहते हो, आपने? तलवे चाइना के तलवे चाटते बताइए ना। रहते हो और बस छाता लेके चाइना पे घूमते हो पहुंच गए, भारत चाइना में। पाकिस्तान पे और चले यहाँ जाओ, पे आप कहते हो नेहरू कि पे हम चले धर्म जाओ। को नहीं मानते। ये धर्म जब को तथ्य नहीं नहीं है मानते तो तो इसी पे विलीप जाओगे। के टाइम पे क्यों खोला? यूपी के आंकड़े क्यों दो ना खोला मुझे। बताओ, विवेक जी बताओ। ठीक क्यों है, खोला मैं सीधे यूपी एक के सवाल टाइम पे आप? तहसीन हम पूनावाला केरला से लेता हूँ। का विकास श्रीवास्तव अपने अपने मतलब का झगड़ लिया है। विकास श्रीवास्तव सुनिए अपने सर, मतलब का मैंने झगड़ लिया है। तहसीन प्रश्न पूनावाला मुझसे जी, पूछा है, मुझे मैं उत्तर आपसे देने जानना दीजिए चाहता हूँ, सुप्रीम मैंने- कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई गलती हुई, तहसीन पूनावाला नहीं, विवेक नहीं, तहसीन पूनावाला, विवेक हर किसी की टर्म पे अपने बारी का बोल लेते हैं, इसलिए मैं तहसीन पूनावाला के पास जा रहा हूँ। तहसीन पूनावाला जी मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मसला अगर ये फिर हमारे साथ भाई, आएगा, गोपाल जी अगर ने कोई प्रश्न तो गड़बड़ी मुझसे हुई पूछा। तो हम इस पर सख्त गोपाल एक्शन जी ने लेंगे। प्रश्न मुझसे क्या पूछा। तहसीन पूनावाला एक सुप्रीम कोर्ट एक्टिविस्ट केरल सरकार की इस गलती को फ्लैग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार को सेंसर कर सके? सर मैं देखूंगा इसमें पिटीशन कैसा बनता है, बट सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मामले को सुन रहा है और सो मोटो सुन रहा है, इसमें इसलिए लोकस नहीं बनेगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए जरूर केरल की सरकार को फटकार लगाना चाहिए, शायद पेनल्टी भी लगाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ मैं विवेक भाई की और एक बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि आप केरल का टेस्टिंग और यूपी का टेस्टिंग देख लीजिए। सर यूपी में कहते हैं 18 नए केस निकले, सर यूपी में टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो सर कहीं ना कहीं केरल पे फटकार लगनी चाहिए, लेकिन यूपी में सरकार को डिसमिस करना चाहिए जिस तरह से यूपी ने कोविड को हैंडल किया है। सर आदित्यनाथ जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। 3-4 करोड़ पॉपुलेशन वहां की क्या है, और वहां पे केस आ रहे हैं 1.5 लाख एक्टिव केस हैं। पूरे देश में 4,31,000 है। केरला एक दूध का धुला निकला हुआ है आपके सामने। ओ महाराज जी, ऐसी भाई, आप टेस्टिंग कुछ आपने तो उत्तर डेटा प्रदेश पे में कराई ही विश्वास नहीं रखा है। करो, कुछ तो। इस कोविड के चक्कर में योगी अच्छा, साहब की तो आप सर, उसी की केरला- तरह रहे थे। केरला दूध का धुला इसलिए है बड़ी क्योंकि मुश्किल मेरे से हिसाब योगी से साहब केरला ने सेक्युलर है। आपके बीजेपी में ही अपनी कुर्सी बचाई है। अरे तो क्या राजस्थान तो आपका है, राजस्थान का अरे सर मेरी बात सुनिए, बात सेकुलर और नॉन सेकुलर की नहीं है, बात है ऑनेस्टी से टेस्टिंग कौन करवा रहा है। मैं कह रहा हूं केरला ऑनेस्ट है, कम्युनिस्ट ऑनेस्ट है, वो प्रॉब्लम को हेड ऑन लेता है। ये छुपा छुपी का खेल खेलते हैं। अरे अगर केस है तो है, और हम केस से लड़ेंगे और हम लोगों को बचाएंगे, ये हमारा तरीका है। इनका तरीका क्या है? डेटा छुपाओ, मीडिया से सच को छुपाओ, कम केसेस बताओ, फ्रॉड करो। ठीक है, क्या डाटा छुप रहा है और क्या डाटा नहीं छुप रहा है? चलिए इस पर एक नए पर्सपेक्टिव के लिए लेकर चलते हैं, नए पर्सपेक्टिव के लिए लेकर चलते हैं अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश कुमार जी, क्या उत्तर प्रदेश को केरला से कंपेयर किया जा सकता है? बताइए लॉजिकली, जनसंख्या के हिसाब से। देखिए, पहली बात ये तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, केस आने के कुछ स्पष्ट कारण हैं, उसको हम उत्तर प्रदेश से नहीं किसी राज्य से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। केरल देश का सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश है, कम्युनिस्ट जो है वहां प्रगतिशील माने जाते हैं। टेस्टिंग है, उनको बकरीद की कराई छूट से- नहीं है। अरे बीच में क्यों टोकते हो यार आप? विवेक जी थोड़ा सुन तो लो ना, आपकी भी बात कर रहा हूं ना, सुनेंगे तो आपको जवाब देने में बनेगा। देखिए ऐसा है, अरे सुन तो लीजिए, आप और टोकते हैं, सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, जवाब देने आप में। बोलिए जी। देखिए मैं हिंदू मुसलमान बोलिए, के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हिंदू अगर छठ पूजा में भीड़ करेंगे तो मैं बोलूंगा। उसी प्रकार से अगर हमारे मुसलमान लोगों ने बकरीद के अवसर पर ये काम किया है और आपकी सरकार ने छूट दी है तो आलोचना करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी धार्मिक अवसर के पर किसी को छूट नहीं दी है कोरोना के काल में, चाहे वो कांवड़ यात्री हो, चाहे वो मंदिर के दर्शन करने वाले हो, चाहे वो छठ हो, किसी अवसर पर नहीं दिया है, बकरीद पर भी कराई बहुत अच्छा बोले किया है। तो इस मामले में आप योगी आदित्यनाथ सरकार की तुलना केरला सरकार से नहीं बहुत कर खूब, सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बोला। दूसरी बात की देखिए, आपने बहुत अच्छा बोला। दूसरी बात आपने बहुत सही बोला। मैं आपकी लॉजिक को एंडोर्स करता हूं सर, मैं एंडोर्स कर रहा हूं आपकी लॉजिक को, लेकिन योगी नहीं मैं तो एंडोर्स कर रहा हूं आपकी बात को। काल में जिस ढंग से 60 जिलों का दौरा किया, अस्पतालों में गया, वैसा मैंने पिनारी विजयन जी को नहीं देखा है। और आप लोग जिस समय चुनाव चल रहा था, आपके यहाँ फरवरी में 5,000 केस रोज थे, पिनारी विजयन कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उस समय आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि चुनाव प्रचार नहीं हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपने आवाज उठा दी।
वैसे ही इस समय आपको भूल स्वीकार करनी चाहिए। भूल स्वीकार हमने करने से कहा था व्यक्ति छोटा नहीं होता है कि हमसे भूल हुई है, इसको रेक्टिफाई करेंगे, बहुत अच्छी और बात। तब आप दूसरे की आलोचना करते तो चलता है। उत्तर प्रदेश इस समय मोटा मोटी कोरोना से के महामारी से पीड़ित नहीं है, किसी स्तर से मुक्त है। अगर सरकार ढकना भी चाहेगी तो जिले जिले से पता चल जाता है कहां हो रहा है। इसलिए आप केरला से संक्रमित मत करिए। देश में पहला कोरोना का केस केरला में आया था और उसके बाद देश में फैला था, तो कहीं ऐसा न हो कि तीसरी लहर जो है वो केरला से फैल जाए। आपके केरला भारत में नहीं है क्या? नहीं है, दुनिया में है। अरे भाई दुनिया में है। कोरोना की तीसरी लहर तो केरल और महाराष्ट्र से आ रही है। पूरा डाटा इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और क्या इसके चलते एहतियात के कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे केरल सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। भाई जो भी, अब आप सुन लीजिए, मुझे बोलने दे। अवधेश जी आपने बहुत अच्छा बोला, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, एंडोर्स करता हूं कि हमारे मुल्क में चाहे केरला हो चाहे यूपी, कहीं भी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आपने बोला कि आप धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदुओं का कोई त्योहार होता आप उसके भी खिलाफ बोलते। मैं आपके फेवर में हूं। आपने बिल्कुल सही बोला। सुने, आपने बिल्कुल सही बोला अवधेश कुमार जी, लेकिन आप बात को समझे। हम बकरीद का समर्थन नहीं कर रहे थे, हमने शॉपिंग के लिए छूट दी थी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए छूट दी थी। नहीं दोगे, ये पहली बात समझिए। दूसरी बात, आप स्टैटिस्टिकल आंकड़ों को ना दिए। हिंदू मेजॉरिटी में है, आप 85% है। आपके एक त्योहार में जितने लोग सम्मिलित होते हैं और मैन टू मैन कॉन्टैक्ट होता है, आप उसको 3 दिन की शॉपिंग बात सुननी जाएगी। नहीं कर एक के ऊपर एक नहीं, प्लीज। मैं आऊंगा अग्रवाल साहब आपके पास। एक ऊपर एक नहीं, पहले चुप कर। विवेक श्रीवास्तव कंक्लूड करिए। पहले दूसरों के बीच में बोलना बंद करें, दूसरों को बुलवा लो, लास्ट में इनकी बारी आएगी। अगर दूसरों के बीच में इन्हें बोलना बंद किया तब फिर इन्हें बोलने दिया जाएगा। ये कोई तरीका है कि आप दूसरों को किसी को बोलने ना दो? हाँ, अब सीधे अग्रवाल साहब के बात चल रहे हैं। देखिए, सबसे सभ्य सौम्य और जेंटल व्यक्ति नाराज हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, गलत काम तो आप करते हैं, पैनल पे हर किसी के बीच में बोलते हैं। अब मुझे आप बताइए, क्या जिन 2 राज्यों से लहर आई, केरल और महाराष्ट्र, पहली और दूसरी, उन 2 राज्यों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या कहेंगे अग्रवाल जी? और अब तीसरी लहर भी आने वाली है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली जो सेकंड वेव का एपिसेंटर अगर हम देखें तो दिल्ली और महाराष्ट्र था, और इन दोनों राज्यों ने पूरी तरह से कोताही बरती थी। और जिसका देश की में इतनी बड़ी जो त्रासदी का हुआ, उसका खामियाजा महाराष्ट्र और जो दिल्ली का एपिसेंटर था। अब तीसरी वेव का पूरी तरह से आज हमें चिंता करनी चाहिए। उसका एपिसेंटर केरल हो रहा है और वहां की सरकार की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये बड़ी बात है। अगर आपने गलती की है, बिल्कुल अवधेश जी ने सही कहा कि अगर आपसे गलती हुई है, आपकी स्वास्थ्य सेवाओं का स्टेट में अच्छा है, तरीका है, तो आप उसको एपिसेंटर को कंट्रोल करिए। आप एक्सेप्ट करिए कि हमसे गलती हो गई है। हमने धर्म के आधार पर राजनीति करते हुए कोरोना की जो त्रासदी है उसको अपने प्रदेश के लोगों की चिंता किए बगैर, हमने अपने प्रदेश के लोगों की चिंता किए बगैर यह काम किया। इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और कम से कम अब जो 6 लोगों को केंद्र सरकार ने भेजा है केरला को चिंता करते हुए, केंद्र सरकार ने उनके साथ पूरा सहयोग करे। तुरंत जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग लेने हैं, उत्तर प्रदेश बिहार संभाल लो, गंगा फिर भर जाएगी लाशों से। बात को छोड़ पिछली बार बिहार वालों ने उत्तर प्रदेश में भेज दी थी लाशें वापस, इस बार कहां भेजोगे? करोगे विवेक जी? अगर आपने बोलने नहीं दिया तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। आप ही चुप रहो। अभी जब मुझसे प्रश्न है तो मेरा जवाब सुन लो। अगर नहीं आपने बीच में बोलते रहे तो मैं गंगा की लाशों की बात करिए। और आप कह कैसे रहे हैं कि एपिसेंटर महाराष्ट्र और दिल्ली है? फिर आप बोल के देखना। फिर आपने गंगा की लाशों का वर्णन किया। अरे आपको आप उसको उत्तर दे दीजिए मुझे, मैं नहीं बोलूंगा। जैसे लोगों को बहुत देखा हुआ। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में जो गंगा भर गई थी लाशों से, विषय को रखना नहीं प्रधानमंत्री जो कहते थे बात खत्म कर ले तभी तो सवाल पूछेंगे ना विवेक श्रीवास्तव। जब वो अपनी बात खत्म कर ले तभी तो सवाल पूछेंगे ना। सेंटर केरला बनेगा। सुनिए ना विवेक श्रीवास्तव जी, अग्रवाल जी अपनी बात खत्म कर ले तभी सवाल पूछिए। सवाल मैंने पूछ लिया और वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछ लिया और दर्शकों ने सवाल समझ लिया
उत्तर अच्छा, इनके पास है नहीं। फिर पूछ लेना, हमारे पास बहुत वक्त है, फिर पूछ लेना, नागवाल जी कंक्लूड करिए। पूछ लीजिए। और अगर प्रधानमंत्री हाँ, गंगा में मेरी पूजा सब- करते हैं तो सबसे इतनी पहली लाशें बात फिर आएंगी ये तो क्या है होगा? कि विवेक जी, अरे विवेक कहीं जी तो ब्रेक केरला लगा में दिया ना करो। गए हैं। अनुराग भदौरिया की केरला आत्मा में आपके गए अंदर हैं। भी घुस गई है। केरला में आप ना एग्री गए करेंगे हैं। मेरे साथ? अनुराग भदौरिया की आत्मा मैं विवेक चुप हूं। श्रीवास्तव में प्रवेश गोपाल कर जी, चुकी खूब है। बोलिए 3-4 मिनट। नहीं। विवेक आप विवेक माननीय जी, मेरे ना प्रिय आप मित्र गोपाल कांग्रेस जी का भला खूब कर बोलिए, पाएंगे, मैं ना नहीं लैब बोल का रहा, भला 2-3 कर मिनट जम के पाएंगे, बोलिए। ना जनता का भला कर पाएंगे। इस तरह आप करेंगे तो अपना ही नाम खराब करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। देखिए, एक शालीनता होती है, सभ्य समाज में रहते हो, मैं तो सभ्यता आपको का कह रहा हूं, परिचय दो। बोलिए, जी। आपको पूरा समय दे रहे हैं दीपक जी, और कह रहे हैं समय खूब है, आप अपनी बारी में खूब बोलिए ना, बहुत अच्छी खूब बात है। चिल्लाइए, खूब बोलिए, गालियां जी। दीजिए, उत्तर प्रदेश को दीजिए, मध्य प्रदेश को दीजिए, नहीं, मैं- अब मोदी जी को आप बोल दीजिए, दें, सर, आपको मैं तो किसने चुप रोका बैठा है? हूं, सर। लेकिन जब केरला मैं की कोई बात हो गाली रही वाली है, नहीं दे रहा, हम सर। केरला के आंकड़े बता मेरे रहे रूट्स हैं, भी यूपी में है, तो आप दिल उन दुखता है आंकड़ों को थोड़ा। एक्सेप्ट करिए। आप पहली बात बताइए, अभी भी 4 रनिंग लाख 30 कमेंट्री हजार जारी है। एक्टिव मैं केस कुछ है। नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं गाली भी हम नहीं तो दे एक्सेप्ट रहा कर हूं। रहे अभी हैं। भी रनिंग कमेंट्री I जारी है। accept। सर, अब रुक जाइए, मैं दोनों को रोक रहा हूं। मेरे एक दर्शक बहुत देर से इंतजार मैं कर रही है, accept कर रहा अभिषेक हूं शर्मा डेटा केरला दिल्ली का से। गोपाल जी, जो आप अभिषेक कह जी रहे हैं। बताइए, अभिषेक जी बताइए, आप क्या कहेंगी तीसरी लहर के बारे में? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा, और सबसे पहले सर मैं अपना एक आज के आंकड़ों के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो भारत में जो टोटल केसेस आ रहे हैं वो 42,971 केसेस आए हुए हैं, और केरल के जो केस हैं वो 22,129 केस लमसम आए हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो केरल में जो केसेस आए हुए हैं वो 50% जो आज भारत के जो टोटल केस हैं उसके हिसाब से है। और मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा, आज से 4 दिन पहले मैं एक डिबेट शो देख रहा था, इसी का डिबेट शो में देख रहा था, उसमें बहस चल रही थी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि अपना जो ये हम 3 दिन का जो अपना सुविधा दे रहे हैं खोलने की, जो केरल में लॉकडाउन दे रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, उसमें जो बिजनेस व्यापारी हैं उनको प्रॉफिट होगा। पर मुझे किसी तरीके से कोई प्रॉफिट नजर नहीं आया, इसमें सिर्फ और केरल का नुकसान ही नजर आया है। और हालांकि हम सब जानते हैं कि काफी सरकारें जिन्होंने सारे धर्म के त्योहारों पर पाबंदियां लगा रखी है, जैसे छत्तीसगढ़ की उसमें अपना कांवड़ियों पे बैन वो लगा दी है, पाबंदियां लगा दी है। पर सुप्रीम कोर्ट के इसको अपने आदेश को केरल सरकार ने खारिज करते हुए ईद पर जो छूट दी थी उसमें केरल की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण आज भारत में जितने भी केस आ रहे हैं उसका 50% केस केरल में गिना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं किया। डॉक्टर वली, इससे आगे क्या? ऐसे तो हम उलझते जाएंगे। आप क्या समझाना चाहेंगे एज ए मेडिकल एक्सपर्ट कि जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं उन राज्यों को क्या करना चाहिए? मैं तो अभी अग्रवाल साहब की उसी बात को आगे ले जाऊंगा कि भारत सरकार ने इसके संज्ञान लिया है, अपने 6 ऑब्जर्वेशन के लिए लोग भेजे हैं, वो डाटा कलेक्ट करेंगे, केरल का डाटा सामने आएगा, कितने लोगों को वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है वो डाटा सामने आएगा, वहाँ जो एक्सटेंडेड टेस्ट हुआ है जिसमें ज़्यादा वैल्यू आती है, टारगेटेड टेस्टिंग जिसको कहते हैं TPR, उसके डाटा आएंगे सामने। तो ये शायद जो बादल है ये एक्चुअली ये इसलिए बादल आ गया है कि ये खतरा बहुत बड़ा नजर आ रहा है, काउंट्स में बहुत डिस्पैरिटी है और कोई आदमी इसको समझाने को तैयार नहीं है कि काउंट्स में इतनी डिस्पैरिटी क्यों है। आप डेथ्स का भी आंकड़ा लाइए और आप ये भी आंकड़ा लाइए कि ये किस बेसिस पे डाटा आ गया इतना बड़ा जबरदस्त। ये एक आई ओपनर है और हम कल को ये ना हो जाए कि केरला बदनाम हो जाए, केरला का त्योहार बदनाम हो जाए। इसका मुझे बहुत, आई एम ए सेंसिटिव पर्सन and I have served 3 presidents of India and the government and I have always tried लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि आप डेटा को लाके उस पर बात करिए। अभी क्या है ना, सरकार ने जो संज्ञान लिया है और हम सबको एकजुट होकर केरला को बचाने की कोशिश करनी है। ये बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट केस केरला में आया था, अभी तो एक और खतरा केरला को झेलना था, वो अभी बचा हुआ है जीका वायरस का। तो ये सब चीजें जो हैं उसमें वहां पे एक बहुत एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन है, केरला में लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उस पर जो है पाबंदी लगानी पड़ेगी और केरला के लोगों को बहुत फास्ट स्पीड से टीकाकरण करना पड़ेगा। केरला के लोगों को कोविड एडिक्वेट बिहेवियर का पालन कराना पड़ेगा अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन
बिल्कुल स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ताकि कल को ये बात ना हो कि भाई ये ऐसा हुआ है। क्योंकि जो आप डाटा दिखा रहे हैं, जो सबको पता चल रहा है, जो हमारे बच्चों को दिख रहा है, उसमें कोई डिबेट का सवाल जब तक पैदा हो ही नहीं सकता जब तक कि उसका हमको एक्सप्लेनेशन ना हो कि ये इतनी बड़ी तादाद कहां से आ गई इतनी छोटी स्टेट में। तो ये इंप्रेशन जो आ रहा है केसेस बढ़ने का, और मैंने आपसे लेकिन अग्रवाल साहब अच्छी तरह कहा था कि 3 दिन पिछले बढ़ा है, तो इसमें वैक्सीनेशन और ट्रैकिंग, टेस्टिंग और जो मोदी जी ने वही 4 T बताए हैं वो इसका आंसर है, और ऑनेस्ट डाटा का एनालिसिस करना इसका आंसर है, और इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। दीपक जी, अग्रवाल जी, मुझे आश्चर्य है, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, केरल सरकार को कम से कम केंद्र सरकार तो लिखकर कह सकती थी कि भाई आपने बकरीद पर जो लॉकडाउन लगाया, वो लॉकडाउन खोला, वो गलत था। ये क्यों नहीं किया सरकार ने? देखिए दीपक, सरकार ने भी संक्रमण बढ़ाने का आमंत्रण दे दिया एक तरीके से, दे भैया आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स आप करिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार जब सुप्रीम, ऐसे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आप कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब घोड़ा अस्तबल से निकल गया, when the horse has gone out of the stable, what is the use now? तो इसलिए अब जो लेट हो गया, इन्होंने डिसीजन लिया, और प्रदेश ये फेडरल स्ट्रक्चर है, कई चीजें फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना चाहिए। मैं एक बात दीपक जी बार बार यहाँ पे आ रही है टेस्टिंग की, मैं एक डेटा जरूर देना चाहता हूँ। 3 जून से 7 जून तक केरला में 1,11,000 रोज टेस्टिंग हो रही थी, और वह 22 से 28 जुलाई को 13% घट के 96,500 टेस्टिंग हर रोज होने लग गई। तो ये जो बार बार कह रहे हैं कि केरला में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, केरला में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, 13% घट गई है जून और जुलाई के अंत में, बीच में। तो ऐसा बात नहीं है कि केवल टेस्टिंग से हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा हो रही है, पर डे हो रही है। रेट क्यों ज्यादा आ रहा है? समझे सर, रेट का मतलब होता है एफिकेसी ऑफ टेस्टिंग इज मोर इन केरला। अगर आप डेटा की बात करेंगे तो डेटा मैं आपको सुना दूंगा। मतलब है विवेक जी, कुछ तो स्टैटिस्टिक्स सर, एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्शन इज मोर इन केरला। पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि 100 लोगों को आप टेस्ट, मैं स्टैटिस्टिक दे देता हूं, आप सुन लीजिए। तो आप सुनिए, आप सुनिए, 1 in 6 cases is detected in Kerala, 1 in 33 is detected in other states. रेट और देश का पॉजिटिविटी रेट कम है आपको। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, मेरी बहस का ये विषय नहीं है, ना मेरी बहस का ये मौजूद है। मैंने जो सवाल पूछा था तहसीम, मैंने जो सवाल पूछा था डॉक्टर वली से कि अब आगे क्या, आपने देखा कि दूसरी लहर के दौरान आपकी और आपकी टीम ने कितने लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया, कितने लोगों को दवाइयां पहुंचाई। तीसरी लहर को नियंत्रित करना है तो आप कुछ बनाएंगे सिटीजन चार्टर कि ये करना चाहिए हर व्यक्ति को? जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें डिस्टेंसिंग पालनी चाहिए और हमें टेस्टिंग करना चाहिए। और इसमें मैं कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि देखिए, अगर केरला में ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हो, क्योंकि ये डॉक्टर वली साहब या बैठे, पॉजिटिव केसेस नॉट नेसेसरी नेगेटिव चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि डेथ रेट केरला का उतना हाई नहीं है परसेंटेज ऑफ केसेस में लेकर जैसे अन्य राज्यों का है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसके कई फैक्टर्स है, मैं केरला के हेल्थ सेक्रेटरी के एफिडेविट्स पढ़ रहा था, इसमें केरला के खुलने के बाद कई लोग जो दूसरे राज्यों से केरला में आते, क्योंकि टूरिज्म बिजनेस बहुत बड़ा है, वो दोबारा केरला लौटा है, इसलिए शायद केसेस बढ़े वगैरह। लेकिन मुद्दे की बात यह है, केरला सरकार को बकरीद पे रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, केरला उत्तर प्रदेश से बेटर परफॉर्म कर रहा है, वो ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है, डेथ रेट उत्तर प्रदेश से कम है, और वो आंकड़ों को नहीं छुपा रहा है जो आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को केरला सरकार तो मेरे हिसाब से आदित्यनाथ जी की सरकार को डिसमिस करना चाहिए। केरला सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है तो वायनाड में राहुल गांधी अगली बार आने वाले है ना तहसीम? इतनी अच्छी काम कर रही है केरला सरकार तो वायनाड में राहुल गांधी आने वाले 100% हारेंगे। ये मेरे ट्विटर का पॉइंट हुआ आज का, 100% हारेंगे। तहसीम पूना वाला बोल रहे हैं राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस 15 लोकसभा सीट जीतेगी 100%, और 15 लोकसभा सीट भी जीतेगी वहां से। मैंने आपने अभी कहा राहुल गांधी 100% हारेंगे, आपने अभी कहा राहुल गांधी 100% हारेंगे वायनाड से। हारेंगे नहीं, जीतेंगे, जीतेंगे।
नो सॉरी, मेरा आप मुझे लगा आपने कहा आएंगे, मेरा मतलब था जीतेंगे। मैं तो हारने का सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आप 100% में जीतने का दे रहे हैं। अच्छा अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, हारेंगे जीतेंगे अमेठी जाएंगे, तो क्या फिर होगा अभी ये बताइए। स्टेट इलेक्शन क्यों आ रहे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट जोक। देखिए दीपक जी, पहले आपके सॉरी, मैंने गलत सुना, जीतेंगे 100%। दो बात में तसीम भाई, एक दो बात में गाना है बड़ा पुराना, ये बात दिल सही की है, बात ये बात जुबान सही पे है कि कहीं केरला आ की ना जाए, टेस्टिंग जो है, हंसते हंसते बात कहीं ना बन जाए। दिल की बात है राहुल सुना ना गांधी आपने गाना? प्रधानमंत्री बन जाए। दिल की बात जुबान पर कभी आ ना जाए, हंसते हंसते बात कहीं ना बढ़ जाए। मेरे अच्छा बना दिया। मेरे दिल की बात ये मुंगेरी लगा बात है, राहुल राहुल गांधी गांधी मेरे प्रधानमंत्री बन बने जाए। तो बहुत अच्छा करे देश के लिए। बस मैं तो चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव भी प्रधानमंत्री बन जाए। मालूम तो बड़े प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव भी बन जाए, तहसीन पूनावाला भी बन जाए, गोपाल अग्रवाल जी भी बन जाए। कम से कम उनको फाइनेंस का एक अच्छा हैंड तो मिलेगा सरकार चलाने के लिए। अवधेश जी, ये लोग बनेंगे तो हम लोग सीधे पहुंच भी तो सकते हैं, फोन पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा कि पहुंच जाएंगे वहां। तो हम तो चाहेंगे कि दोनों बने बारी बारी से। लेकिन विवेक जी के लिए पहले मैं एक अभी गाना मुझे याद आ रहा था कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उसी की कुछ पंक्ति है, मैं बोलूंगा फिर अपनी बात कहूंगा। हजार लुट गए नजरों के एक इशारे पर, ये वामपंथी मित्रों के लिए है। हजारों बह गए तूफान बन के धारों पर, न इनके बातों का कुछ ठीक है, न बातों का फसाना होता है इनके हजार रातों का। बहुत हंसी है वैसे तो भोलापन इनका, भरा हुआ है मगर जहर से बदन इनका। ये जिसको काट ले पानी वो पी नहीं सकता, दवा तो क्या है दुआ से भी जी नहीं सकता। तो ये जो है, ये जो स्थिति हमारे वामपंथी मित्रों की है, ये बात सही है कि केरला में टेस्टिंग बेटर है, कई राज्यों से बेटर है, ये भी बात सही है। और बली साहब के लिए एक आंकड़ा वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, शायद उसका विश्लेषण कर सके। स्वास्थ्य मंत्री ने अभी कहा है कि एक सीरो अध्ययन में पाया गया है कि केरला में 42% आबादी में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली गई है, 3 दिन पहले का है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमने 1,87,00,000 टीकाकरण कर दिया है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि अभी जहां जहां पढ़ रहे हैं उसमें वायनाड और कासरगोड ऐसी जगह है जहां 45 से ऊपर के लोगों में पहला टीका 75% और दूसरा 25% लग चुका है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा जिसमें ये लोग मुझे फिर कहेंगे कि आप सांप्रदायिक हो। दीपक जी, मैं इस समय बिहार में हूं, मैं अपने गांव में था, वहां के पंचायत के मुखिया हमारे मुसलमान हैं। वो आए मुझे कहे कि आप एक अपील करिए, क्योंकि हमारे ही मुस्लिम लोग मेरे कहने पर भी टीका नहीं लगा रहे हैं। सो ये बड़ी विचित्र। दूसरे लोग भी आते थे, मैंने 2-4 फोटो लगाई, हमारे मित्र हैं शकील अंसारी, सबने डाला था कि लगाया जाए। तो मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि चाहे विवेक जी हो, बली साहब हो, तहसीन भाई हो, सब लोग ये अपील करें कि ये मजहब का मामला नहीं है, ये मुसलमान हिंदू का मामला नहीं है। टीका लगवाएं, क्योंकि देश में दुर्भाग्य से मुसलमानों के एक वर्ग में कट्टरपंथियों ने इतने गलत भाव फैला दिया है कि वो न मास्क लगा रहे हैं न टीका ले रहे हैं, और टीका नहीं लेंगे तो उनकी सुरक्षा नहीं होगी। और इससे केरल भी पीड़ित है, ये फैक्ट यही है। और इस कारण जो है कोरोना जो है प्रकोप बढ़ता है। तो ये एक फैक्ट है केरला और देश के संदर्भ में, जिस पर हम लोगों को एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, करके सच्चाई स्वीकार कर, एक ब्रेक के लिए रुकता हूं। लेकिन जब शेरो शायरी चली गई है तो मैं भी एक शेर विवेक श्रीवास्तव जी के नजर कर देता हूं। विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी इजाजत है? बोलिए सर, आज लोग मुझ पे ही बोल रहे हैं। बोलिए साहब। हाँ, बोलिए सर, आपको सब इजाजत है। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप मतलब वो क्या बोलते हैं महफिल में, जो जिसके सामने क्षमा रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? मैं भूल भी गया नाम, क्या बोलते हैं? डॉक्टर वली बताएंगे। जो सदर होता है, मुशायरे की सदारत करता है, एक तो उसके सामने रखी जाती है। मैंने तो क्षमा आपके सामने रखी हुई है। उनके देखे से मैं विवेक श्रीवास्तव जी के लिए बोल रहा हूँ, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। आप बोलिए साहब, बोलिए। अच्छा, नहीं, महफिल की जान हमारे लिए की है, हमारे ऑलराउंडर विवेक श्रीवास्तव भाई। किसी भी बॉल पर, किसी भी स्टेडियम में, किसी भी सेटिंग पर, आगे पीछे दाएं बाएं, आप हॉकी के बॉल से क्रिकेट का चक्का भी मार सकते हैं। इसलिए ब्रेक के लिए रुकता हूं, सब मजाक की बातें।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में। देश की बहस में हम बात कर रहे थे कि बकरीद में ढील देने के बाद केरल में एकाएक केसेस बढ़ गए। क्या ये केरला सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी? लेकिन मामला यही नहीं रुकता है, इसके साथ एक और मामला जुड़ता है। मामला ये जुड़ता है जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100 साल मनाती है तो उस उत्सव के अंदर शामिल होती है भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां। उसके अंदर सीताराम येचुरी जाते हैं, डी राजा जाते हैं। एक ऐसे समय जब गलवान वाला मुद्दा लोगों के सर पर है, चीन के प्रति लोगों के अंदर बेहद गुस्सा है, हमने चीनी प्रोजेक्ट को बायकॉट कर दिया है और कम्युनिस्ट, चलिए अगर चीन बुलाता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाता दिल्ली के अंदर अपनी एम्बेसी में तो एक अलग बात होती। लेकिन क्या चाइना के इस निमंत्रण को स्वीकार करके क्या लेफ्ट पार्टियों ने देश विरोधी काम किया है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अवधेश कुमार हैं जो कि एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट पार्टियों से जुड़ते हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, वो जिस विचारधारा से आते हैं उन पर भी आरोप लगता रहता है कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने अंडरहैंड अंडरस्टैंडिंग कर रखी है सीपीसी के साथ। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी जानना चाहूंगा, और सवाल मेरा बड़ा सीधा है, आप रियल ब्रदर हैं या कजिन ब्रदर हैं या बड़ा दूर का रिश्ता है आप लोगों की चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से? और मुझे तो ये भी मालूम बड़ा गलवान में डिस्कस हुआ वहां पर विश्व के कम्युनिस्टों और आपने क्या विदेश मंत्रालय से वहां जाने की अनुमति ली थी? हाँ, आप पहले पूरी बात सुन ले। नहीं, आप सुने, अब आप सुन लीजिए। देखिए, पहली चीज ये है, ये एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी। दूसरी बात, आज से नहीं, 1900 से जब से रूसी क्रांति हुई है, पूरे विश्व की कम्युनिस्ट पार्टियां आपस तो गलवान क्यों डिस्कस किया आप लोगों ने? विवेचन के लिए तो गलवान क्यों डिस्कस किया आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी तो? कम्युनिस्ट, सुने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जापान जश्न और कम्युनिस्ट पार्टी, आपको देश की इट इज नॉट अ पॉलिटिकल मीटिंग, ये एक एकेडमिक और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक नॉन शहीद हो रहे पॉलिटिकल हैं सैनिक जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। इसमें हम फौजियों को ना लाएं और शहीदों के इश्यूज को, गोपाल जी आप वरिष्ठ हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको ना बुलाएं आप। शहीद है, मेरे भी वो शहीद है, हमारे सबके शहीद है। लेकिन आप एक बात को समझे, उनकी शहादत को हम याद नहीं करेंगे। इकोनॉमिक थ्योरी है जो मैं बार-बार क्या आपने कर्नल संतोष बाबू की शहादत, उनके साथ मारे गए 20 लोगों की शहादत का अपमान नहीं किया है? बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अपमान किया है या नहीं किया है? जब कम्युनिस्ट लोगों के साथ, उनके साथ जश्न मना रहे हैं आप 100 साल का। नहीं, कोई हम देश से प्रेम करते हैं, अपने देश का कोई अपमान नहीं किया है। मार्क्सवाद को डिस्कस करना और किसी कम्युनिस्ट पार्टी का अगर जश्न है तो उसके अंदर सम्मिलित होना, ये कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है। बनते हैं चाइना पूरी सर, भारतीय जनता पार्टी जो शहीद सैनिकों की मौत को दिखा के वोट मांगती है, जैसे सारा जिम्मा शहीदों का इन्होंने उठा रखा है, और ये गलत है। मैं सेना से प्रेम करता हूं। अगर आप मारने वालों के साथ खड़े होंगे तो इनको तो वोट मिलेंगे ही ना। विवेक श्रीवास्तव, अगर आप भारतीयों को मारने वालों के साथ खड़े होंगे तो अग्रवाल जी की पार्टी को वोट मिलेंगे, ये क्यों भूल जाते हैं? हाँ, तो ये क्या, ये तस्वीरें क्या दिखा रही है? ये तस्वीरें क्या दिखा रही है बताइए। 1947 से लेकर के आज तक आप भूलेंगे क्या? आप सुन लीजिए, 1947 से लेकर के आज तक हमने पाकिस्तान से इतनी बार युद्ध करे, लेकिन शांति का प्रयास भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ साहब को यहाँ आगरा में बुलवाया, वार्ता हुई, कोशिश हुई कि कश्मीर बजाय, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को आप एंटी नेशनल कहेंगे या बोलेंगे कि शांति वार्ता ना हो? बात करनी चाहिए, हर पड़ोसी से करिए, पाकिस्तान से करिए, चाइना से करिए। आज भारत की किसी भी माहौल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है, माहौल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। विवेक श्रीवास्तव जी, माहौल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है कूटनीति कि आपकी सबसे बने। आप इंजीनियर हैं, आपको कूटनीति का सी भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, भूल जाइए इस बात को। मैं सीधे अवधेश जी के पास चलता हूँ। अवधेश जी बताइए, सुने सर, ये वही कम्युनिस्ट है ना जो बीजिंग में बारिश होने पर दिल्ली में छतरा निकाल लेते थे एक गोपालन भवन पर? बताइए। आने के बाद शुरू हुई है। जरा विवेक जी जरा शांत हो जाए, मैं बात करूंगा, आपको भी बोलने के लिए कुछ मिल जाएगा। देखिए, पहली बात, 3 बातें मैं कहूंगा। येचुरी साहब गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। सीपीआई का विभाजन ही चीन के मुद्दे पर हुआ था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के आक्रमण का प्रतिकार किया, उसमें जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी में थे, और सीपीएम उस पर अलग हुई थी। और यही नहीं, विवेक श्रीवास्तव को अपनी पार्टी का इतिहास मालूम ये था, जब सीपीआई भी अलग होकर विभाजित हुई तो इन्होंने सीपीएम के 50 से ज्यादा लोगों को ट्रीजन के आरोप में अरेस्ट करवाया कि ये सब चीन का समर्थन कर रहे थे। ये सीपीआई थी, ये टांगे की पार्टी थी, ये नमूदरीपात की पार्टी थी सीपीआई। लेकिन अब इन लोगों ने अगर सीपीएम के सामने नहीं कर रहे हैं आज भी। अरे सुन लीजिए ना, सुनिए ना पूरी बात। आपके और देश में सुनिए, आपकी देश में पहचान बनी उस समय, सीपीएम को देश में ज्यादा लोग पूछते नहीं थे, तो आप कहें। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी नहीं है, चीन की सत्ता है। और चीन की सत्ता भारत के विरुद्ध जिस ढंग से पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाना, कमजोर करने का, सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से देशों के उसके खिलाफ करने का, यहां तक कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे देश को समर्थन करके भारत को परेशान करने का कारण किया और हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, उसमें भारत की किसी भी पार्टी का यह दायित्व बनता है कि चीन के अभी किसी भी कार्यक्रम का जब तक इस देश की सरकार और जनता बहिष्कार करती है उसका बहिष्कार करे। मैं माफी मांगने के लिए नहीं कहूंगा कि इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मांगी है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर विवेक श्रीवास्तव और बाकी लोग इसकी रक्षा करके कहते हैं कि हमको देशभक्ति न सिखाएं, यह देशभक्ति का प्रश्न है। चीन में देशभक्ति के नाम पर आपको मालूम है क्या सजा मिलती है? हमारे यहाँ वो सजा नहीं है। नहीं तो ये जो भी लोग अभी गए थे वहां के राजदूत ने जो भाषण दिया है वो आपत्ति एक खराब फॉरेन पॉलिसी को तहसीन पूनावाला बोलेंगे, तहसीन पूनावाला बोलेंगे, फिर अग्रवाल जी, फिर आप कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आज कटघरे में आप खड़े हुए हैं और मैं आपसे पूछूंगा क्यों ना आज देश से आप माफी मांगे इस पूरे कृत्य के लिए। ये मेरा आखिरी सवाल होगा। तहसीन पूनावाला बताइए, क्या बिना एमईए की परमिशन को इनसे मिलने की इजाजत थी? दो चीज दीपक भाई, आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सा इतिहास बताते अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। चीन के साथ हमने 1962 में युद्ध तो हारा, हमने 1964 में युद्ध तो हारा था, लेकिन 1967 में हमने चीन को युद्ध में हराया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद हमने चीन को 2 और युद्ध में, उसके बाद नथुला और चोला पर, उसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश को हमारा स्टेट बनाकर, और एक बार राजीव गांधी के जब प्रधानमंत्री थे चीन को युद्ध में हराया था। ये चीज़ अक्सर हम भूल जाते हैं कि भारत ने चीन को युद्ध में हराया। तो ऐसा क्या हो गया कि पहली बार 40 साल के अंदर भारतीय सैनिक शहीद हुए। मुझे लगता है आपने बातें रामचंद्र गुहा को बताई नहीं थी, और इसकी मुझे लगता है आपने बातें रामचंद्र गुहा को बताई नहीं थी। मैं इसी के साथ वो लिखना भूल गए इंडिया आफ्टर गांधी में को मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं मानता हूँ। मुझे लगता नहीं नथुला और चोला पे भारत जीता था, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गांधी ने भी एक बार चाइना को हराया। दीपक जी एक सेकंड, 1962 में भी हमने चाइना को हराया। चाइना को ऑपरेशन ब्लैक थंडर में चाइना को सेना वापस लेनी पड़ी, और अरुणाचल को राजीव गांधी ने स्टेट डिक्लेयर कर दिया जो यूनियन टेरिटरी थी, और चीन कुछ नहीं कर सकी, सारे सैनिकों को वापस लेना पड़ा। ये पहली बार 40 सालों में हमारे लोग शहीद हुए मोदी जी के फेल पॉलिसी और सीक्रेट डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन मुझे और एक बात कहनी है, मैं चाहता हूं कि लेफ्ट तो गलत है ही, लेकिन आप एक चीज इसका भी आज कंडेम कीजिए कि हमारे बॉर्डर स्टेट, चाइना के साथ बॉर्डर स्टेट है आसाम और मिजोरम में, अभी आसाम की सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री ने ट्रैवल एडवाइजरी भारतीयों के लिए निकाला है कि भारतीय आसामीज लोग भारत के मिजोरम में नहीं जा सकते। ये एनडीए में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नीचे हो रहा है। ये भारत चीन की बात नहीं है, आसाम और मिजोरम की बात अभी ट्वीट हुई है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बॉर्डर पे पुलिस लगा देंगे, कमांडोज लगा देंगे, लोगों को आने नहीं देंगे, हम सड़कें बंद करेंगे, हम बॉर्डर सील करेंगे। ये आसाम और ये भारत का हिस्सा है या चीन का हिस्सा है? ये अमित शाह जी फेल हुए या नहीं हुए? आपने अपनी, अभी तो मैं यही बात कर रहा हूं कि लुटियंस में एक गोपालन भवन और जो दूसरी भवन से लोग मिल कर आ रहे हैं, ये भारत का हिस्सा है कि चीन का हिस्सा है? अभी तो मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप एक बात बताइए अग्रवाल साहब, माफी मांगनी चाहिए आसाम और मिजोरम भारत का हिस्सा है कि चीन का हिस्सा है? बिना परमिशन से आप इतना समझने की कोशिश मत करिए, सब भारतीय हैं और सब भारत का हिस्सा है, बात ये और सब भारतीय रहेंगे। कि जब ऐसे सेंसिटिव मामले में जब हमारा चीन के साथ सीधा कन्फ्रंटेशन चल रहा है,
तो उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत या कोई मिलने जाते हैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री से उनको एक अप्रेज लेना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, नॉर्मल प्रोटोकॉल है। जब सीपीएम और सीपीआई के इतने बड़े लीडर्स, वही तो मैंने पूछा, मिले क्या फॉरेन मिनिस्ट्री से? परमिशन मांगी, मिलना चाहिए नहीं? माफी मांगनी चाहिए। और इन्होंने जो गलवान, जो आपने अभी बताया, बिल्कुल सही बात है। आप कश्मीर तो लेने ही जाते थे 370 हटने के बाद, यहाँ बड़ी बड़ी परमिशनों की बात कर रहे हैं। जब 370 हटा था तो सीताराम येचुरी और डी राजा को कश्मीर को जाने नहीं दिया। का हेलीकॉप्टर कश्मीर इस देश का ही है ना, तो हमारे देश के अपोजिशन लीडर को तब तो आपने रोक दिया, राहुल गांधी को रोक दिया। यहाँ बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं आप एक नॉन पॉलिटिकल एकेडमिक मीटिंग के लिए। बहादुरी। हाँ, और आप 1962 के बाद चाइना के साथ सबसे खराब संबंध नरेंद्र मोदी ने किए दुश्मन और देश उनकी खराब के रणनीति ने सवे की। और शताब्दी जो आप समारोह में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान में उनके उसकी एम्बेसी ने वजह आप भारत देश से माफी मांगे। विवेक श्रीवास्तव, पूरा देश ये कहेगा एक दिन। बिल्कुल नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। माफी मांगे, माफी मांगे विवेक श्रीवास्तव। 1962 के बाद रिलेशन चाइना से खराब नहीं थे, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद से चाइना से रिलेशन खराब हुए तो आप उनके तलवे पाकिस्तान से जरूर हमारे युद्ध होते चले आए हैं, लेकिन चाइना साइलेंट बैठा हुआ था। उसको अमेरिका को जाकर के कैपिटलिस्ट सरकारों के साथ मिलकर के, पूंजीवादियों के साथ मिलकर के, अमेरिकी बिजनेसमैनों की दलाल है सरकार कि हमारी सेना के नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट को सिर्फ अमेरिकन बिजनेसमैनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कराने के अलावा कोई काम नहीं है। और राफेल उसमें तो सबसे बड़ा केस है और इसका सच वहां से आएगा, ये भी आप देखना। डिफेंस मिनिस्टर बना रखा था। अगर आप पूरी दुनिया में अमेरिका की लाइन टो करेंगे। मेरा एक ऑडियंस अभय सिंह पुणे से जुड़ गए। अभय मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कम्युनिस्ट पार्टी का इस तरह से मिलना चीनी एम्बेसडर से इसलिए क्योंकि 100 साल हो गए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, बधाई देना, उनके साथ दावत उड़ाना उचित है क्या? मैंने कहा क्या कम्युनिस्ट नेताओं का चीन के एम्बेसडर से मिलना उचित है क्या? जी नहीं, बिल्कुल। मैं अगर जो देश का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है, चाहे कोई। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आप संकोच मत करिए इतना। हेलो, बोलिए भाई अजय जी, आप ही की बात का इंतजार कर रहा हूं मैं 3 मिनट से। चलिए माफ कीजिएगा अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम चाहते हैं अधिकतम संख्या में हम अपने दर्शकों को जोड़ें, क्योंकि दर्शकों की राय आने के बाद पता लगता है कि देश के उस पर्टिकुलर हिस्से के दर्शक क्या सोचते हैं। हम इसीलिए यही कहते हैं, जो सवाल हमने पूछा था वो देश की बहस की दर्शकों का राय है, देश की राय नहीं है। लेकिन चलते चलते मैं यही कहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी, आपको हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा और इस बार अच्छे अक्षरों से लिखा जाएगा और लेफ्ट की कलम उसमें थोड़ी कम होंगी और फिर वहां ये लाइन जरूर लिखी जाएगी, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। अच्छा लगेगा आपको? नहीं सर, आप सुन लीजिए एक बात। कम्युनिस्टों का इतिहास इस देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आजादी के लिए खून बहाया। और ये जनसंघी और भाजपाई जो अंग्रेजों के उस वक्त गुलाम और दलाल बने हुए थे, इतिहास इनका काला लिखा जाएगा। और आज इनका दौर चल रहा है, तो आप समझ लीजिए, आप जो जमाने का दौर है उस दौर से बोलो। बहरों का जमाना है, जरा जोर से बोलो। बहरों की सरकार है, इसीलिए मैं जोर से बोलता हूं। 95% मेरे 95% दर्शक मानते हैं कि केरल में कोरोना के मामले तुष्टीकरण की राजनीति ने बढ़ाए हैं। फिलहाल एक ब्रेक, न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।